आप सभी लोग जानते हैं कई एग्जाम्स में निबंध लिखने के लिए कहा जाता है और खासकर मैं स्टेट पीसीएस और सिविल सर्विस की बात कर रहा हूँ। सिविल सर्विस में आप देखते हैं यूपीएससी की बात हो रही है। 250 नंबर का पेपर होता है मुख्य परीक्षा में, 3 घंटे का इसके लिए समय रहता है। और आपको बता दूं कि मेरिट बेस पेपर है ये निबंध का, ऐसे का जिन नंबरों के आधार पर आपको कोई पद मिलता है ना, आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, इसमें निबंध के नंबर भी जोड़े जाते हैं। और निबंध के पेपर को आप लोग गंभीरता से लीजिए, इसकी तैयारी को गंभीरता से लीजिए। कम मेहनत में आप लोग बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। और अब 250 में से बहुत सारे लोग 165 170 तक नंबर लाते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? और इसके लिए अलग से कोई सिलेबस नहीं है। आप समझ रहे हैं? कोई अलग से स्टडी मटेरियल तैयार नहीं करना है। आप लोग जीके जीएस को पढ़ते रहते हैं, आप एडिटोरियल संपादकीय पाठ पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप लोग योजना कुरुक्षेत्र पढ़ते हैं, कोई डिबेट हो रही है उसे सुनते रहते हैं, वहीं से स्टडी मटेरियल तैयार हो जाता है। बस आपको निबंध लिखने की कला आनी चाहिए। और कला कहाँ से आएगी, शुरुआत कहाँ से करेंगे? जो पहले सेलेक्टेड हैं यूपीएससी में, उनकी कॉपी देखकर आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? तो इनकी कॉपी को देखते हैं और इसी टॉपिक पर जिन्होंने इन्होंने निबंध लिखा हुआ है उसी पर आप लोग लिखने की कोशिश करिए ना। मैं कहता हूँ 2 4 5 10 निबंध आपके गलत हो सकते हैं, लेकिन एक समय के बाद आपको लिखने की कला आ जाएगी। और पैराग्राफ में लिखना है निबंध, हमेशा याद रखिएगा। और पॉजिटिव रोल में रखिए, यानी कि 360 डिग्री पर घुमा के लिखिए, यानी कि उसके पॉजिटिव पॉइंट हो, नेगेटिव पॉइंट हो। समझ रहे हैं आप लोग? एक तरफा नहीं लिखना है, भावनाओं में नहीं बह जाना है आपको। आपके सामने जो कॉपी दिखाई दे रही है अनिल कुमार वर्मा की है। इनकी रैंक थी 732 भी, 2017 के सिलेक्टेड हैं ये। और देखिए हिंदी का माध्यम क्या, परीक्षा का माध्यम क्या है, हिंदी है। और ये अनुदेश जरूर पढ़ लिया करेगा। प्रश्नों के उत्तर देने से पहले निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को कृपया ध्यानपूर्वक पढ़ें। प्रवेश पत्र में प्राधिकृत माध्यम में निबंध लिखना आवश्यक है और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर करना आवश्यक है। प्राधिकृत माध्यम के अलावा अन्य माध्यम में लिखे गए उत्तरों को अंक नहीं दिए जाएंगे। और एक बात आप लोगों को बता दूं, अगर आपका हिंदी मीडियम है तो हिंदी में ही तो लिखेंगे आप लोग। प्रश्नों के उत्तर निर्दिष्ट शब्द संख्या के अनुसार होने चाहिए। 2 निबंध आपको लिखना है 1000 से 1200 शब्दों में, दूसरा भी 1000 से 1200 शब्दों में ही लिखना है। तो इतना आप लोगों के शब्द लगभग लगभग होना चाहिए। ठीक है। प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा गया कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग को पूर्णतः काट दिया करिए। कोई पेज खाली रह जाता है तो इस तरह से उसे काट दिया करिएगा। ठीक है। अब आप देखिए खंड ए और खंड बी, प्रत्येक में से एक एक चुनकर 2 निबंध लिखिए जो प्रत्येक लगभग 1000 से 1200 शब्दों में रहेंगे। यानी कि समझ रहे हैं, 125 नंबर के 2 निबंध हैं, 125 के। अब आपके सामने खंड ए है। इसमें आप देखेंगे कि 4 टॉपिक आपके सामने दिए गए हैं। पहला टॉपिक कर है कि समन्वित प्रयत्नों से हम देश को नई ऊंचाइयां प्रदान कर सकते हैं, जबकि एकता का अभाव हमारे समक्ष नई आपदाओं को उजागर करेगा। दूसरा कह रहा है कम नगद तथा नगद रहित अर्थव्यवस्था की बात हो रही। तीसरा कह रहा है यदि आप 1 वर्षीय समाधान चाहते हैं तो बीज बोए, यदि आप 5 वर्षीय समाधान चाहते हैं तो वृक्ष लगाएं, लेकिन यदि आप पीढ़ीगत समाधान चाहते हैं तो नारी को शिक्षा दें, यानी कि महिलाओं को शिक्षा दें। विज्ञान की सीमाएं जहाँ समाप्त होती हैं, अध्यात्म की शुरुआत वहीं से होती है। अब आप देखिए इन्होंने दूसरा टॉपिक चुना है कम नगद तथा नगद रहित अर्थव्यवस्था की। पहले इन चारों टॉपिक को बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ लिया करिएगा और जिस भी टॉपिक पर आप लोग 1000 से 1200 शब्द लिख सकते हैं उसे आपको चुनना है। ठीक है। अब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 8 नवंबर 2016 को, ये आंकड़े गलत मत दिया करिएगा, ये आप लोगों को याद रखना चाहिए, गलत तथ्य ना लिखें बिल्कुल भी, कि रात से 500 और 1000 रुपए की मुद्रा को अवैध घोषित कर भारत की विमुद्रीकरण प्रारंभ की और इसी के साथ उन्होंने नगद रहित अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ाए। ऐसे में भारत में विचारकों के मध्य वैचारिक द्वंद्व आप देखेंगे इसमें सामने आ रहे थे ना। उस समय खूब बातें हुई थी नोटबंदी को लेकर, आपको याद होगा। उत्पन्न हो गया हो कि क्या विमुद्रीकरण भारत की अर्थव्यवस्था को नगद रहित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित कर सकती है, और क्या भारत की वर्तमान स्थिति ऐसी है कि इसमें यह संभव है कि या फिर पहले भारतीय अर्थव्यवस्था को कम नगद की अग्रसर किया जाए तत्पश्चात उसके नगद रहित अर्थव्यवस्था में रूपांतरित किया जाए। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पूर्व आवश्यक है कि पहले हम विमुद्रीकरण के लाभ हानि की चर्चा करें। विमुद्रीकरण से किस प्रकार का प्रायिका भारतीय अर्थव्यवस्था को नगद रहित या फिर कम नगद अर्थव्यवस्था में बदल सकते हैं। भारत में नगद रहित अर्थव्यवस्था स्थापित करने में समस्याएं क्या हैं, इस पर बात करनी चाहिए। और
सभ्यता के आरंभ से विनिमय रूप एवं विनियमन प्रणाली के विकास की भी चर्चा करें। ये सुझाव दिया जा रहा है इन्हें। यदि विमुद्रीकरण को सामान्य भाषा में समझने का प्रयास करें तो इसका तात्पर्य होता है किसी मूल्य की मुद्रा, क्या मुद्रा, मुद्रा को अवैध घोषित करना। भारतीय अर्थव्यवस्था में 85% से अधिक मुद्रा 500 और 1000 रुपये के नोट के रूप में थी, और इन नोटों को ये आप देखते हैं कि विमुद्रीकरण करने में से भारतीय अर्थव्यवस्था में उथल पुथल होना स्वाभाविक ही था। और वस्तुतः आप देखिए विमुद्रीकरण के पक्ष में सरकार ने कई लाभ गिनाए हैं, और इसमें कैशलेस इकोनॉमी क्या है स्पष्ट, इसका भी आप लोगों को स्पष्ट करना चाहिए। मसलन सरकार का मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था डिजिटल अर्थव्यवस्था में रूपांतरित हो जाएगी। लोग अब नगद रखने की बजाय डिजिटल ट्रांजैक्शन करेंगे, और डिजिटल ट्रांजैक्शन भविष्य में भारतीय अर्थव्यवस्था को नगद रहित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित कर देंगे। दरअसल आप देखिए अनेक विचारकों का मानना है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ने से ये आप देखेंगे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। वस्तुतः भुगतान नगद में होने के कारण लोगों को काली कमाई के को कमाना आसान होता है, किंतु जब आप देखिए नगद रहित अर्थव्यवस्था होगी तो सरकार के पास किसी व्यक्ति द्वारा किए गए क्रय विक्रय का पूरा डाटा होगा, जिससे भ्रष्टाचार एवं काला धन जैसी समस्याओं पर अंकुश लगेगा। अब यहाँ इन्हें सुझाव दिया जा रहा है, नगद रहित अर्थव्यवस्था के महत्व के तहत मुद्रा के आवागमन से संबंधित समस्याओं का समाधान, बैंक ब्याज दरों में कमी और निवेश में वृद्धि, करेंसी नोटों की मुद्रण एवं संचालन आप देखिए कि संबंधी लागत में भी कमी इत्यादि की चर्चा भी करें, ये सुझाव दिया जा रहा है इन्हें। और इसी प्रकार भारत में अभी भी बड़ी मात्रा में जाली मुद्रा प्रचलन में है। यदि यह जाली मुद्रा विशेषतः उच्च मूल्यों की मुद्रा के रूप में होती है, और इस जाली मुद्रा से जहां भारतीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, तो वहीं यह आतंकवाद को भी पोषित कर रही है। ऐसे में नगद रहित अर्थव्यवस्था होने के से जाली मुद्रा एवं आतंक जैसी समस्याएं भी सुलझेंगी, और नगद रहित अर्थव्यवस्था होने से आय व्यय में पारदर्शिता है और कम चोरी करना कठिन होगा, जिससे सरकार के कर राजस्व में वृद्धि होगी। इससे सरकार का राजस्व घाटा कम होगा और सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं पर अधिक खर्च कर सकेगी। वाक्य संरचना पर ध्यान दें, और देखिए एक बात आप लोग आज के परिप्रेक्ष्य में मैं कहता हूँ इस निबंध को लिखिएगा किस तरह से आप लिखते हैं। इस प्रकार वर्तमान में मुद्रा चोरी की समस्या बनी रहती है, और डिजिटल मुद्रा की स्थिति में यह चोरी की समस्या भी समाप्त होगी तथा डिजिटल मुद्रा को ले जाने में कोई समस्या नहीं होगी। इसके चलते जनता को लाभ होगा। विमुद्रीकरण के पश्चात नगद रहित अर्थव्यवस्था में ये भारत को परिवर्तित करने से तो यही प्रतीत होता है कि हम भारत यथाशीघ्र ही भारत को यह अपना लेना चाहिए, किंतु यह एक आयामी दृष्टिकोण है। दरअसल आप देखें भारत में विमुद्रीकरण के पश्चात भारत में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, क्योंकि ये उद्योग मुख्यतः नगद पर आश्रित होते हैं, और इसी प्रकार दिन प्रतिदिन मजदूरी करने वालों को भी इससे परेशानी का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, भारत में लोगों को अपने नोट बदलवाने के लिए अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसमें कई लोगों की मौत भी हुई है। तो हर पक्ष को आपको लिखना है। देखिए केवल आप देखते हैं कि विमुद्री के कारण भारत में समस्याएं ही उत्पन्न नहीं हुई हैं, बल्कि विमुद्री के पश्चात भारत को नगद रहित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने की कल्पना कर रहे लोगों के सामने अनेक बाधाएं भी उत्पन्न हुई हैं। वस्तुतः अभी भी भारत की 68% आबादी ग्रामीणों क्षेत्र में निवास करती है, और ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी वित्तीय संस्थाओं का अभाव है, और इससे में नगद रहित अर्थव्यवस्था की कल्पना करना बेईमानी है। इतना ही नहीं, भारत में अभी भी कुल साक्षरता दर 74% है, और ऐसे में यह कल्पना करना कि मुश्किल होगा कि भारत में आज भी कितने लोग इंटरनेट के माध्यम से लेन देन करते हैं या फिर ई वॉलेट, पेटीएम जैसी डिजिटल ट्रांजैक्शन ऐप का प्रयोग करते हैं। और जब तक भारत में सभी को वित्तीय साक्षरता प्रदान नहीं जाती है, भारत में विद्यमान डिजिटल गैप को समाप्त नहीं किया जाता है। नगद रहित अर्थव्यवस्था एक स्वप्न ही है। क्या है? स्वप्न ही है। और आप देखेंगे, और इसी प्रकार नगद रहित अर्थव्यवस्था स्थापित करने में सबसे बड़ी समस्या साइबर सुरक्षा की भी है। हम दिन प्रतिदिन साइबर सेंधमारी की खबरें समाचार पत्रों में पढ़ते रहते हैं। अभी हाल ही में आप देखिए रैनसमवेयर जैसे ये वायरस ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। भारत में अभी भी 90% से अधिक रोजगार अनियोजित क्षेत्र में है। ऐसे में नगद रहित अर्थव्यवस्था इनको निश्चित तौर पर प्रभावित करेगी। इतना ही नहीं, कृषि कार्यों में बड़े पैमाने पर दिहाड़ी मजदूरों की आवश्यकता होती है, और तुरंत ही नगद रहित अर्थव्यवस्था अपनाने से इस पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उपयुक्त विवेचना से तो ऐसा प्रतीत होता है कि क्या होता है कि आप देखेंगे
भारत में नकद रहित अर्थव्यवस्था एक स्वप्न के समान है, और किंतु नकद रहित अर्थव्यवस्था को स्वप्न मानना गलत है। वस्तुतः भारत में पहले कम नकद अर्थव्यवस्था स्थानांतरित करने का प्राथमिकता देनी चाहिए। चुनौतियों के तहत कृषि अर्थव्यवस्था की पूर्णता या फिर नकदी पर निर्भरता, वित्तीय संस्थाओं की मनमानी का भय, लेन देन पर शुल्क इत्यादि की भी चर्चा करें, ये यहाँ सुझाव दिया जा रहा है। और दरअसल पहले लोगों को कम नकद के प्रयोग करने को प्रेरित करना चाहिए और क्रमिक रूप में नकद रहित अर्थव्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए। वस्तुतः पहले लोग नकद का कम प्रयोग करने के लिए अभ्यस्त होंगे। इसी दौरान भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय संस्थाओं का प्रसार किया जाना, लोगों को डिजिटल ज्ञान प्रदान कर उन्हें डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए प्रेरित किया जाए। और सबसे बड़ी आप देखते हैं कि बात ऐसी दौरान भारत में साइबर आप देखेंगे इसमें साइबर सुरक्षा के लिए मजबूत संस्थाएं स्थापित की जाएं, लोगों को साइबर सुरक्षा में के प्रति जागरूक भी किया जाए। इसमें ये सरकार द्वारा किए जा रहे मुद्दे कुछ प्रयासों का साइबर सुरक्षा नीति 2013 हो गए, स्टार्ट IN ये आप देखते हैं, इसका भी इत्यादि की चर्चा, यानी कि भारत सरकार की तरफ से जो पहले चलाई जा रही हैं उनका भी उल्लेख आपको करना चाहिए, ये कहा जा रहा है यहाँ। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि वर्तमान में भारत को नकद रहित अर्थव्यवस्था के बजाय प्रारंभ में कम नकद रहित को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कम नकद अर्थव्यवस्था को हाल फिलहाल में प्राथमिकता देते हुए नकद रहित की ओर बढ़ना चाहिए, और इसी प्रकार नकद रहित अर्थव्यवस्था के स्थापित करने में विद्यमान बाधाओं को समाप्त करना चाहिए। क्या करना चाहिए? समाप्त करना चाहिए। या आप देखें, लेखन शैली को और प्रभावी बनाने का प्रयास करें, कहावतों कविताओं का समावेश कर भूमिका निष्कर्ष को और प्रभावी बनाने का प्रयास करें, ये सुझाव दिया जा रहा है। और ऐसे में संभवतः है कि भारत 2 या 3 दशक पश्चात नगद रहित अर्थव्यवस्था में रूपांतरित हो जाए। 37 नंबर दिए गए 125 नंबर में से आप लोग क्या सोचते हैं और अच्छा कैसे लिखा जा सकता था निबंध में, और अच्छे नंबर कैसे लाए जा सकते थे? अपना सुझाव आप लोगों को जरूर देना चाहिए, मैं कहता हूँ। ठीक है, इतना काम करिए। एक खंड भी है। अब आप देखिए, इसमें भी आपके सामने 4 टॉपिक दिए गए हैं, और इसमें एक राष्ट्र एक निर्वाचन, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो रही है। दूसरा है भारत में डिजिटल अंतराल ग्राम रूपांतरण में अवरोध, और 3 है कायांतरित भारत नवीन भारत, 4 है निष्ठावान पड़ोसी दूरस्थ रिश्तेदार से उत्कृष्ट है। अब एक राष्ट्र एक निर्वाचन के बारे में बात हो रही है। अब मैं कह रहा हूं कि एक देश एक चुनाव की खूब बातें हो रही हैं, मुख्य परीक्षा में भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, तो इस पर एक सामान्य चर्चा आप लोगों को रखनी है, एक सामान्य जानकारी, हर पहलू को आप लोगों को देखना है। अभी हाल ही में समाचार पत्रों में एक राष्ट्र एक निर्वाचन जैसी पंक्ति पढ़ने को मिल रही है। वस्तुतः एक राष्ट्र एक निर्वाचन से तात्पर्य भारत में संसद एवं विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाने से है। और आप देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि इस सिद्धांत को सर्व स्वीकृति प्राप्त हो, जैसा कि किसी विचारशील समाज में होता है। वह किसी सिद्धांत को तर्क वितर्क करने की पश्चात ही स्वीकार करता है। ये आप देखिए, चुनाव का अर्थ स्पष्ट कर दें यहाँ भी। ये आप लोगों को मालूम होगा, पहले भी 1952 से 1967 तक एक ही साथ चुनाव होते थे, फिर कुछ विधानसभाएं समय से पहले भंग कर दी गई थी, और लोकसभा के चुनाव भी समय से पहले हो गए थे, तो एक क्रम बदल गया था। ऐसा ही भारत में आप देखते हैं देखने को मिला, जहाँ एक वर्ग भारत में एक राष्ट्र एक निर्वाचन को स्वीकार करता है, तो वहीं दूसरा वर्ग इसकी आलोचना करते हुए इसे अस्वीकार करता है। और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के पहले आवश्यक है कि हम एक राष्ट्र एक निर्वाचन का भारतीय लोकतंत्र के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण करें और तत्पश्चात किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। और भारत में विभिन्न प्रकार के चुनाव एवं इनकी बारंबारता की चर्चा भी करें, ये भी सुझाव दिया जा रहा है। और आप देखिए, यदि हम भारतीय लोकतंत्र में निर्वाचन प्रणाली की बात करें तो भारत की आज़ादी के पश्चात 1965 तक राज्यों की विधानसभाओं एवं लोकसभा के चुनाव एक साथ होते थे, किंतु 1965 के पश्चात भारत में अनेक क्षेत्रीय दलों का प्रभाव हुआ और भारत में गठबंधन और की सरकारें धरातल पर आईं। 1980-90 के दशक गठबंधन राजनीति का चरम था। श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार मात्र 13 दिन चली थी, ये आप देखते हैं कि समाप्त हो गई थी। ऐसे में लोगों को बार बार चुनाव के तरस हुआ, और 2000 ईस्वी के पश्चात भारत की राजनीतिक स्थिरता देखने को मिलती है। और किंतु तब भी भारत में ये लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ नहीं हुए हैं। ये आप देखिए, वाक्य संरचना पर ध्यान दें, ये सुझाव दिया जा रहा है। और बल्कि भारत में ऐसी स्थिति विद्यमान है कि प्रत्येक वर्ष किसी न किसी राज्य में विधानसभा चुनाव होते रहते हैं। बार बार होने वाले चुनाव के कारण उत्पन्न होने वाली
समस्याओं की बात भी होती रहती है। और देखिए बार बार चुनाव होते हैं तो आप लोग भी तो सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं अरे कौन जाए, अभी तो दे के आए थे वोट। एक बार चुनाव होंगे तो हम लोग सोचें चलिए एक ही बार तो जाना है। विचारकों का मानना है कि भारत में लोकसभा और सभी राज्य की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएं। स्थानीय चुनाव भी साथ करवाने की कई लोग बात करते हैं। वस्तुतः बार बार चुनाव होने के कारण निर्वाचन आयोग को बरस भर चुनाव कार्यों में संलग्न रहना पड़ता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे ना। इसी कारण इसी कारण किसी न किसी आचार संहिता लागू रहती है राज्य में, जिससे सरकार के कल्याणकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है। और कई बार आप देखिए प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, चक्रवात, वनाग्नि इत्यादि की स्थिति में भी सरकारें त्वरित निर्णय लेने में सक्षम नहीं होती हैं। ये आप देखिए समस्याओं हेतु दंगे, फसाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद को बढ़ावा, जातिवाद को बढ़ावा देने में सहायक इत्यादि की भी चर्चा करें, क्योंकि कई समस्याएं इससे होती हैं ना। और आप देखते हैं कि इसी प्रकार बार बार निर्वाचन प्रक्रिया के कारण प्रशासन इन निर्वाचन संबंधी कार्यों में लगा रहता है ना। और जिससे वह अपने मुख्य उद्देश्य जन कल्याण को सुनिश्चित नहीं कर पाता है। और इतना ही नहीं, आप देखेंगे इसमें बार बार निर्वाचन प्रक्रिया होने के कारण सरकार के राजस्व में भारी वृद्धि होती है। अब ऐसे में हर वृद्धि नहीं, नुकसान होता है। सरकार के राजस्व व्यय में वृद्धि होती है, मतलब वृद्धि होती है राजस्व व्यय यानी कि खर्च में। ऐसे में यदि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ आयोजित कराए जाएं तो इस व्यय में कम किया जा सकता है। इस धन का उपयोग राष्ट्र की समृद्धि के लिए भी किया जा सकता है। कुछ विचारकों का मानना है कि एक साथ निर्वाचन होने से जनता एक ही दल को राज्य में तथा लोकसभा में बहुमत देगी। यही आप देखिए क्षेत्रीय पार्टियों की चिंता है कि अगर साथ में चुनाव हुए तो राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहेंगे और राष्ट्रीय स्तर पर जो पार्टी मजबूत होगी उसे लाभ मिलेगा, क्षेत्रीय पार्टियों को नुकसान होगा। कुछ विचारकों का मानना है कि इस साथ चुनाव निर्वाचन होने से जनता एक ही दल को राज्य में तथा लोकसभा में बहुमत देगी, जिससे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच समन्वय अधिक रहेगा और राज्य का विकास भी अधिक होगा। लेकिन कहते हैं क्षेत्रीय पार्टियां इससे दुखी हैं, इससे उन्हें नुकसान हो सकता है। इसी के साथ एक राष्ट्र एक निर्वाचन का सिद्धांत राष्ट्रीय एकता में भी सहायक होगा, क्योंकि विधानसभा लोकसभा चुनाव एक साथ होने के क्षेत्रीय दल क्षेत्रवाद को अधिक बढ़ावा नहीं देंगे, क्योंकि उसी समय लोकसभा चुनाव भी संपन्न हो रहे होंगे। अतः उनकी प्राथमिकता राष्ट्रीय मुद्दों को हल करने की होगी। और एक राष्ट्र एक निर्वाचन के सिद्धांत से होने वाले लाभों को देखकर तो प्रतीत होता है कि भारत में तुरंत ही ऐसे स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। किंतु एक राष्ट्र एक निर्वाचन को लागू करने में भारत में अनेक समस्याएं भी हैं। वस्तुतः वर्तमान में अनेक राज्यों और लोकसभा के कार्यकाल भिन्न भिन्न समय पर समाप्त हो रहे हैं। ऐसे में यदि एक राष्ट्र एक निर्वाचन को लागू करना है तो विधानसभा को पूर्व में ही भंग करना होगा। ऐसे में संभव है कि राज्य सरकारें इस मामले को न्यायपालिका में चुनौती दें। ऐसे में एक राष्ट्र एक निर्वाचन के सिद्धांत को लागू करने में ग्रहण लग सकता है। एक राष्ट्र एक निर्वाचन के पक्ष में दूसरा तर्क दिया गया है कि इससे राज्यों एवं संघ में एक ही दल की सरकार की बनेगी, जिससे राज्यों का समन्वित विकास होगा। किंतु यह भ्रामक है, क्योंकि आप देखिए विभिन्न राज्यों और देश के मुद्दों को भिन्न भिन्न होते हैं, और ऐसे में भी यह संभवता कम है कि सभी राज्यों में एवं केंद्र में एक ही दल की सरकार बने। विभिन्न आयोगों व समितियों की सिफारिशों की भी चर्चा करें यहाँ। और वर्तमान में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी दल की सरकार है, जबकि दक्षिणी राज्यों में विभिन्न दलों की है। ऐसी में यदि मान भी लिया जाए कि एक बार सभी राज्यों के लोकसभा का चुनाव एक साथ आयोजित करा लिया जाए, किंतु यदि किसी राज्य में अल्पमत की सरकार बनी और वह बीच में ही अपना बहुमत खो देती है तो उस राज्य में तो पुनः निर्वाचन आयोजित कराए जाएंगे। ऐसे में एक राष्ट्र एक निर्वाचन संभव नहीं है। अब कुछ लोग एक राष्ट्र एक निर्वाचन के पक्ष में तर्क देते हैं कि इससे प्रशासन पर, निर्वाचन संबंधी प्रशासन पर बोझ भी कम होगा, और किंतु लोकतंत्र का उद्देश्य जन द्वारा निर्वाचित सरकार से होता है और निष्पक्ष चुनाव एवं प्राथमिक कसौटी माना जाता है। किंतु एक साथ चुनाव कराने में सुरक्षा संबंधी या निष्पक्ष चुनाव आयोजित कराना संबंधी समस्याएं भी हैं। भारत में अभी भी जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्व, छत्तीसगढ़ इत्यादि राज्यों में निर्वाचन के दौरान हिंसक घटनाएं देखने को मिली हैं। तो वहीं कई स्थानों पर बूथ कैप्चरिंग संबंधी समस्याएं भी सामने आती हैं। ऐसे में एक साथ चुनाव कराने से सभी को सुरक्षा उपलब्ध करा निष्पक्ष चुनाव मुश्किल है।
और देखिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो समस्याएं बताई जा रही हैं ना, जो समितियां बन रही हैं, उनकी जो रिपोर्ट है इनका समाधान भी बता रहा है, तो उनका उल्लेख आप लोगों को करना है। मैं कहता हूँ इस निबंध को आज के परिप्रेक्ष्य में आप लोग लिखिए यार, कोशिश तो करिए। मैं कहता हूँ लिखने का 10 बार गलती होगी, 50 बार गलती होगी, एक बार तो सही लिखा जाएगा, ये लिखने की कला आ जाएगी। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। और निष्पक्ष निर्वाचन की बिना तो लोकतंत्र ही प्रश्न चिन्हित हो जाएगा। भारत में अभी भी लोगों में राजनीतिक जागरूकता का अभाव है, इसलिए मैं अनेक सामने उनके सामने मतदान के समय भ्रम की स्थिति होगी, क्योंकि वह क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय मुद्दों पर निष्पक्ष निर्णय नहीं ले पाएंगे। यदि एक बार एक राष्ट्र एक निर्वाचन के पश्चात पूरे देश एवं सभी राज्यों में एक ही दल की सरकार बन जाती है और उस दल के निरंकुश होने की संभावना हो सकती, ऐसे में लोकतंत्र को ही खतरा उत्पन्न हो सकता है। ये चिंताएं बताई जा रही हैं। उपयुक्त विश्लेषण के पश्चात हम कह सकते हैं कि वर्तमान में एक राष्ट्र एक निर्वाचन को व्यवहारिक धरातल पर लाने में अनेक समस्याएं हैं। ऐसे में हमें बार बार निर्वाचन के कारण होने वाली समस्याओं के निराकरण पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके लिए सरकार को प्राथमिकता देनी चाहिए कि वह निर्वाचन आयोगों को और अधिक अधिकार दे, आयोग को और अधिक अधिकार दे, और क्षेत्रीय स्तर में जिला स्तर पर निर्वाचन संबंधी कार्यों के लिए एक पृथक कार्यालय की स्थापना की जाए, जिससे प्रशासन पर सीमित प्रभाव आप देखते हैं कि पड़े। इसके अतिरिक्त एक राज्य का चुनाव कराने से बेहतर कई राज्यों का चुनाव एक साथ कराया जाए। इसके लिए यदि राज्यों की विधानसभाओं को 1-2 महीने पहले भी समाप्त किया जा सकता है, और बहुमत खोने की समस्या के लिए रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रावधान इत्यादि। 48 नंबर दिए गए, आप देखिए, लेखन शैली और प्रभावशाली बनाने का प्रयास करें। अच्छा प्रयास है कहा जा रहा है। अब देखिए 125 नंबर में से कितने नंबर मिले हैं? 48 नंबर मिले हैं। और इस तरह से आप देखेंगे टोटल नंबर इनके कितने हो गए? 250 नंबर में से 250 नंबर में से इन्हें 85 यानी 85 नंबर मिले हैं। चलिए आप लोग कोशिश करिए, मैं कहता हूं कि थोड़ा कोशिश करेंगे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इन्हीं टॉपिक पर मैं कहता हूं निबंध लिखने की कोशिश करिए आप लोग। मेरे लिए कोई भी सवाल हो, आपका सुझाव हो तो जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।